उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी के उस वक्त के काउंसिलर सदस्य ताहिर हुसैन, उसके भाई और 6 और लोगों पर तय किए गए हैं। आरोप बेहद गंभीर है। इन पर कोर्ट ने कहा कि ये हिंदुओं को मारने की साजिश थी, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश जो ताहिर हुसैन और उसके बाकी साथियों ने रची। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी का काउंसिलर था, उसकी छत पर पेट्रोल बम दिखे, पूरे वीडियो फुटेज थे जिसमें उसकी छत से फायरिंग होते हुए तस्वीर भी दिखाई दी। वो खुद डंडा लेकर घूम रहा था। ताहिर हुसैन पर यह आरोप लगे कि उसने ही इस दंगे की साजिश रची, दंगे को भड़काया और इस दंगे में जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, इसके लिए वक्त चुना गया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी हिंदुओं को मारने की, हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की। और अब इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस दौरान, ये आपको पूरी खबर जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा है, आपको जो भी कोर्ट ने कहा है वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड बताऊंगी ताकि ऐसा ना हो कि कोई बात इधर की उधर हो जाए। हिंदुओं को मारने, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। किसने? आम आदमी पार्टी के उस वक्त के काउंसिलर ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम, इसके अलावा गुलफाम, तनवीर मलिक, नाजिम और कासिम, इन 6 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। साथ ही दूसरों पर अंधाधुंध फायरिंग स्पष्ट करती है कि भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर जानबूझकर हिंदुओं को मारना चाहती थी। यह कोर्ट ने कहा है, ये मेरे या किसी और के शब्द नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आरोपी व्यक्ति इस भीड़ के उद्देश्य से बेखबर था। यानी ताहिर हुसैन, उसके भाई और बाकियों को इस बात की जानकारी थी कि यह भीड़ किस उद्देश्य से इकट्ठा हुई है। जाहिर है यह गैर कानूनी सभा थी जो उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में काम कर रही थी। यानी इनका उद्देश्य था हिंदुओं को मारना, उनकी संपत्ति को जलाना। ताहिर हुसैन और बाकी जो आरोपी हैं उनको इस बात की जानकारी थी और इसी उद्देश्य से यह भीड़ काम कर रही थी। साथ ही कहा, यह भी अच्छी तरह से स्पष्ट है कि भीड़ लगातार हिंदुओं और उनके घरों पर पेट्रोल बम फेंक रही थी, जिसकी तस्वीरें भी आईं और बाद में भी हमने देखा कि उसके घर में कितने पेट्रोल बम बोतल में बने हुए रखे हुए थे जिनसे हमला किया गया, जो दूसरों के घरों में फेंकते हुए वीडियो फुटेज भी सामने आए थे। गोलियां चलाने, पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में शामिल थी। भीड़ के इन कृत्यों से स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। ताहिर हुसैन के घर में पत्थर इकट्ठे थे, बोतलें इकट्ठी थी, पेट्रोल बम बने हुए इकट्ठे थे, गुलेल से पत्थर फेंके जा रहे थे। तो सवाल यह उठा था कि आखिर इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, आखिर इतने पेट्रोल बम कैसे उसकी छत पर आ गए, जिसपे ताहिर हुसैन ने उस वक्त कहा था कि भीड़ घुस आई थी मेरे घर में और ये सब कुछ उस भीड़ ने किया, मैं तो अनजान था, मैं तो खुद फंस गया था। झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके उस धोखे की तस्वीर, जो कैमरे में कैद हुई तस्वीरें थी, वो चीख चीख कर कह रही थी और वो ये साफ कर रही थी कि ताहिर हुसैन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। साथ ही जिन लोगों पर आरोप तय हो गए हैं वो 6 लोग हैं, ताहिर हुसैन, उसका भाई और 4 अन्य लोग। इन पर जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं कौन कौन सी हैं? बेहद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 147, 148, 149, 153, 120B, 302 और 307। अब आपको बताती हूं ये धाराएं किस अपराध के अंतर्गत लगती हैं। 147 दंगा करने पर यह धारा लगती है। 148 घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने, दंगा करने पर यह धारा लगती है और ये 6 आरोपियों पर यह धाराएं लगी हैं। 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना। इसके अलावा 149 अनलॉफुल गैदरिंग, यानी वो जो भीड़ जमा की गई थी उसका उद्देश्य हिंसक था, उसका उद्देश्य अपराध करना था और ऐसी भीड़ में जितने लोग शामिल होते हैं उन सभी पर यह धारा लगती है। यानी माना जाता है कि उसमें जो जो शामिल हैं वो अपराध, उपद्रव, बलवा करने की नीयत से शामिल हुए हैं। इसके अलावा 120B आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें शामिल है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन की बैठक हुई थी
उमर खालिद और खलील सैफी के साथ। उमर खालिद वो जो अभी भी जेल में है, उमर खालिद वो जो जेएनयू का छात्र था, उमर खालिद वो जो देश तोड़ने के कई इस तरह की साजिश में वो शामिल रहा हो, चाहे सीए का आंदोलन हो, चाहे भीमा कोरेगांव का हो, हर जगह उमर खालिद का नाम आता है। उमर खालिद से शाहीन बाग में जनवरी में बैठक हुई थी ताहिर हुसैन की। इस बैठक में ही इस साजिश को अंजाम दिया गया था और तय किया गया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उस दौरान ये पूरा दंगा किया जाएगा ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो, क्योंकि भारत की छवि बेहद मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया में बहुत मजबूत है, दुनिया के एक मजबूत नेताओं में वो हैं और भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ खराब हो, यानी देश के खिलाफ भी एक तरह से साजिश ये सब रच रहे थे। 307 हत्या का प्रयास, जो एक और धारा लगी, और 302 हत्या, ये सारी धाराएं इन पर लगी हैं। आपको याद होगा आईबी का अफसर अंकित जिसकी हत्या कर दी गई थी और पास के नहर में ही अंकित की लाश मिली थी, अंकित का शव मिला था। मैं खुद जब उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा हुआ था मैं खुद वहां पर गई थी, उस स्पॉट पर गई थी, वो जगह देखी थी। ताहिर हुसैन का घर उस समय सील था, बाहर से वो पूरा देखा था, अंदर से उसके पूरे फुटेज देखे थे और ये साफ था, वो जगह देखने के बाद साफ था कि किस तरह से वो दंगा किया गया, किस तरह से दंगा फैलाया गया, किस तरह से लोगों को उकसाया गया और किस तरह से सीधा सीधा हमला लोगों पर किया गया और किस तरह से साजिश रची गई। लेकिन सवाल यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की किसी भी चीज को सपोर्ट करती हैं, भले ही अनकहे करें और पता होता है क्या होने वाला है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती, जो आम आदमी पार्टी ने उस दौरान किया उसका रोल बेहद संदिग्ध था। ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी, ताहिर हुसैन वो व्यक्ति जो ये अरेंज करता था कि किस तरह से मुसलमानों और आम आदमी पार्टी के बीच एक अच्छे संबंध बने, मुसलमानों का वे वोट कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को मिले, और इसके लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी करने के लिए राजी थी। भले ही दिल्ली जले, भले ही दिल्ली में दंगा हो, भले ही लोग मरे, लेकिन उनको वोट चाहिए था। इसके अलावा एक और व्यक्ति था लड़का था जिसकी मौत हुई थी इस दौरान, बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी, दिलबर नेगी, आपको याद होगा, जिसके हाथ पैर काट दिए गए थे। बहुत ही दर्दनाक, इतनी दर्दनाक वो तस्वीरें थी कि आज भी सोच के मन सिहर उठता है। और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग, वो मिठाई की दुकान में काम करता था, उसी में वो उस वक्त था, उसके हाथ पैर काटे गए। उसके बाद आग लगा दी गई थी बिल्डिंग में, जिससे जब उसका शव मिला तो वो बहुत समय तक तो उसकी पहचान ही नहीं हो पाई थी कि ये कौन है। बाद में पता लगा कि ये दिलबर नेगी है, जो 22 साल का लड़का था। अंकित जो आईबी का अफसर था वो अपने घर से बाहर निकला था और उसकी हत्या कर दी जाती। उसके घर वालों को पता ही नहीं होता है कि लड़का कहाँ गया है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ और उस वक्त आम आदमी पार्टी आज भी जब ये आरोप तय हुए हैं, क्या आम आदमी की पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा गया? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। वोट से मतलब है, वोट किसी भी तरह से मिले। और अगर इस पर बोलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुसलमानों को क्यों इन दंगाइयों से जोड़ते हैं ये राजनीतिक पार्टियां। जो दंगाई हैं, क्या वो सभी मुसलमानों को उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, या मुसलमान ये मान के चलते हैं कि ये जो दंगाई हैं इनको हमें बचाना है? क्या सोच है? क्यों इनके खिलाफ नहीं बोलते? क्यों आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है कि जो हुआ दिल्ली में वो दंगा वो गलत हुआ, हमारा काउंसिलर उस वक्त शामिल था, हमें जानकारी नहीं थी, हमें इस बात की दुख है, हम इस बात के लिए माफी मांगते? नहीं, वो ये सब कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता है। वोट बैंक, ऐसा कैसा वोट बैंक जिसमें आप देश को जला दो, जिसमें आप दिल्ली को जला दो, जिसमें देश की छवि खराब होती है, हो आपको कोई मतलब नहीं। इस तरह से नहीं चलती है सत्ता, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है और बहुत कुछ तस्वीर अब साफ हो रही है। गुजरात का चुनाव होना इसलिए बेहतर है, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को मान लिया जाए और उन गलतियों को ना दोहराया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो बेहद खतरनाक है, सजग होने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से पंजाब में आई है, पंजाब में खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो किस तरह से जगह जगह नजर आने लगे, उनकी हिम्मत किस तरह से बढ़ी है, ये सब कुछ एक डरावनी तस्वीर दिखा रही है, जिसको देखकर डर लगता है और लगता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति बेहद खतरनाक है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, समझ के रहने की जरूरत है। और अगर देश को सुरक्षित रखना है तो आपको और हमको सोचना होगा कि हम किसको वोट दें और किसको वोट ना दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।